सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। आज के जो हिंदू सेशन है उसको डिस्कस करते हैं और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसका आप लोग अभी फुटेज भी यू कैन सी। और इस पे काफ़ी सारे आयाम हैं जो डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज पॉइंट, सन का जो स्ट्रक्चर है, वो सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ हिपाटोरेनल सिंड्रोम है, ये चीता के कंटेक्स्ट में है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एटिकोपाका करके जो टॉयज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रश्न आपके लिए बिल्कुल फ्रेम इसमें भी हो सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि इसमें पद्मा अवार्ड मिला है। जो इनके आर्टिस्ट हैं उनको पद्मा अवार्ड मिला, तो यहाँ पे भी जो प्रश्न है आपके लिए फ्रेम हो सकता है। आदित्य L1 मिशन, दिस इज अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। फुकुशिमा वेस्ट वाटर, इस पर आपका एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। इंट्रानसल वैक्सीन के बारे में, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर मेंस का जो क्वेश्चन है, और मेंस का जो क्वेश्चन है वो इस आइडिया पर बेस्ड होगा, तो आप इसको भी यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हिपाटोरेनल सिंड्रोम के बारे में एंड किस तरीके से मतलब जो मेंस का क्वेश्चन फ्रेम्ड है, तो आप देखना किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हम लोग डेली बेसिस में डिस्कस भी करते हैं। सो जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, आई होप आप लोग उनके आंसर लिख रहे हो। तो कहाँ भेजना आगे मैं आपको बता दूंगा। जो बेस्ट आंसर है, कल का जो क्वेश्चन है, परसों का क्वेश्चन आज आप लोग का कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, मतलब देख भी सकते हैं। सो एक सबसे अच्छा एक टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे, आदित्य L1 मिशन और लैंग्वेज पॉइंट के बारे में। सो वो थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, लैंग्वेज पॉइंट और आदित्य L1 इसके बारे में। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं, तो जरूर से जुड़ें। 28 तारीख लास्ट डेट है। देखो, मेरे द्वारा भी कोर्स साइंस टेक का आने वाला है। ठीक है, अराउंड 15 फेब से शुरू हो जाएगा। तो ये कोर्स आएगा, छोटा कोर्स रहेगा, आपका तुरंत रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा जब आप ज्वाइन करते हैं तो 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स के लिए जब जुड़ते हैं, तो देखो ये जो 18 मंथ्स का अमाउंट आप देख रहे हो ना, इसमें आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, मतलब जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग ऑप्शनल। तो ये बहुत ग्रेट ऑफर है। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच का हिस्सा बने, तो अपने जो बैच कोर्सेज हैं उसमें तो आप देख ही पाओगे, साथ में सारे एजुकेटर के दूसरे कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हो आरंभ बैच। NCERT का जो कोर्स है उसको भी आप एक्सेस चाहो तो अलग से कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि ठीक है मुझे NCERT सिर्फ करनी है, तो इसमें भी आपको जो है वो कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर एंड अकेडमी का आप ज़रूर से विजिट करें। और जो कोर्स भी है वो शुरू हो रहा है, मतलब फरवरी 4 से स्टार्ट हो रहा है बैच, तो इसका भी आप हिस्सा जरूर से बने। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज अगेन रिलेटेड विथ चीता। ठीक है, तो चीता की अगर हम बात करें तो अगर डिफरेंट एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं चीता के बारे में ही, तो कई प्रकार के चैलेंजेस हैं। अब इसमें देखो बहुत ही छोटा सा कॉलम है, इन ब्रीफ। अब देखो यूपीएससी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स आते हैं उसी में आपको कंटेंट मिलेगा। आज एडिटोरियल में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए, मतलब पॉलिटिकल डिबेट में और उस सब में अगर हम चलें तो वो अलग बात है, अगर इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, जब आप टॉपिक्स को देखते हैं कि हाँ किस एरिया में प्रश्न बन सकता है, कई बार क्या होता है कोई आर्टिकल होता है वो काफ़ी पॉलिटिकल होगा, उसमें कुछ आर्गूमेंट्स होंगे, आपको लगा यार हाँ यहाँ से प्रश्न आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ से प्रश्न आए। उस पर एक दूसरा आर्टिकल भी आ जाएगा उसी कंसेप्ट पे, अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इसे बहुत ही, अगर आप जितने भी टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना, आप देखोगे तो वेल रिसर्च टॉपिक्स हैं और बहुत ही छोटी छोटी जगहों में देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यूपीएससी के अंदर प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये ही देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी, इसी पर मैंने आपके लिए मेंस का प्रश्न भी बनाया है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे एक प्रश्न बढ़िया बन सकता है। सो कूनो जो चीता डिटेक्टेड विथ हिपाटोरेनल इन्फेक्शन, अब ये तो जानना ये इन्फेक्शन क्या होता है, दूसरा क्या चैलेंजेस होते हैं किसी भी स्पीसीज को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो, किसी भी स्पीसीज को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो। लाइक अगर हमने उस स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने, वी कैन से कि वाइल्ड एरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया चीता को, आप लेकर आए अफ्रीका से और उसको आपने मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वेदर दैट स्पीसीज विल सर्वाइव और नॉट इज अ क्वेश्चन, हमको देखना है इसके बारे में। तो यहाँ पे पहले तो कमेंट सेक्शन बताओ कि कोनो कहाँ लोकेटेड है, कोनो सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखो हिपाटोरेनल जो सिंड्रोम है ये क्या है, ये किडनी फेलियर से रिलेटेड है। ये जो फंक्शनल किडनी, मतलब किडनी काम नहीं करती है, एंड
कोई लीवर की बीमारी होती है, उसके बाद से फिर उसकी स्टेज जो एंड होती है वो किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसका इकलौता एक आप कह सकते हैं कि क्योर है, वो है कि लीवर का ट्रांसप्लांट करना। तो ये सेम सा सिंड्रोम या बीमारी चीता को भी फेस करनी पड़ी। अब इसमें एक चीज़ हमें डिस्कस करना है कि अगर जब ये चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, तो चर्चा कंटिन्यूसली चल रही थी। डाउन टू अर्थ की जो मैगजीन है उसकी भी रिपोर्ट इसने एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी भी स्पीसीज़ को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे अब चीता की ही बात करो। अब ये चीता है, अब अलग अलग वैरायटीज़ होती है। देखो, अफ्रीकन चीता एक अलग तरीके से है, एशियन चीता एक अलग तरीके से है। तो एक तरफ अफ्रीकन चीता है, दूसरी तरफ एशियन चीता है। अब दोनों का थोड़ा जेनेटिक मेकअप में वेरी करता है। जेनेटिक मेकअप, अब जैसे मान लो इंसान की ही बात करो, तो अलग अलग जो है रेस आपको देखने को मिलती है, और उसके पीछे बेसिस क्या है, जेनेटिक बेसिस होता है, ज्योग्राफी से जो डिटरमाइन होता है। हो सकता है अफ्रीका के चीता को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, तो उसका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू द एशियन चीता। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो चीता उस जेनेटिक मेकअप से की वजह से, जो जेनेटिक उसका मेकअप है, उस वजह से जब आप उसे नई जगह इंट्रोड्यूस करोगे तो वो सर्वाइव ना कर पाए, चाहे वो प्री बेस उसको ना मिले, या जो एनवायरनमेंट हैबिटेट है उसमें वो सर्वाइव ना कर सके, उसके लिए जो भी नेचुरल कंडीशंस है वो अनफेमिलियर हो, और कई प्रकार की डिजीज़ के लिए वो वनरेबल हो, ये पॉसिबिलिटी। जैसे अब चीता में ही इस प्रकार की बीमारी देखने को मिल गई, तो ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो ये जेनेटिक डिफरेंसेस एक बड़ा फैक्टर सब स्पीसीज में है। जैसा भी हमने डिस्कस किया, चाहे अफ्रीकन चीता हो चाहे एशियन चीता हो, दोनों के अंदर जो जेनेटिक लेवल पे डिफरेंसेस है वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट हैबिटेट है, उस हैबिटेट में दे कैन सर्वाइव या दे कैन नॉट सर्वाइव डिपेंडिंग अपॉन द जो जेनेटिक उनका मेकअप है उसकी कंसिडरेशन में देखा जाए। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सब स्पीसीज टू न्यू इकोलॉजिकल सेटिंग। अगर अलग अलग जो डिफरेंट सब स्पीसीज है उसको अगर आप नए इकोलॉजिकल सेटिंग के अंदर जो है अगर आप इंट्रोड्यूस करो, नई इकोलॉजिकल सेटिंग के अंदर अगर आप इंट्रोड्यूस करो, तो वहाँ पे किस तरीके से दे आर बीइंग इम्पैक्टेड, वो देखने की बात पड़ जाती है। क्योंकि अफ्रीकन जो चीता है उसका जेनेटिक मेकअप में भी डिफरेंट हो, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, आपका जो इंडियन सेटिंग है उसमें ना सर्वाइव कर सके। फिर क्या है कि नॉट इनफ स्पेस टू अकोमोडेट चीता। देखो, चीता जिस जगह रहता है ना, वो जो वेजिटेशन है उसको प्रिफर किया जाता है वो सवाना टाइप वेजिटेशन। सवाना टाइप में क्या होता है, ट्रीज होते हैं प्लस ग्रासेस होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, ट्रीज एंड ग्रासेस। तो ये जो चीता है, जैसे अब अगर देखोगे तो ये जो वेजिटेशन है ये बहुत तेज भागता भी है, ग्रासेस भी इसको चाहिए। अब बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। फिर आपको ट्रीज भी हैं, फिर प्लस ग्रासेस भी हैं, तो उस सवाना टाइप वेजिटेशन में ही ये सर्वाइव करेगा। इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन अदर वेजिटेशन, मतलब उसमें बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। तो यहाँ पे ये भी हमें जो है देखना है, जिसमें इसमें लिखा है कि उस वेजिटेशन में टाइगर भी होगा, उस वेजिटेशन में दूसरे जानवर भी होंगे। अब वहाँ पे क्या है, देखो एक कंसेप्ट आप हमेशा पढ़ते हो, ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट, बट देर इज वन मोर थिंग दैट वी कॉल इट एज एनिमल एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट। भी एक शब्द है जो बहुत पॉपुलर है। एनिमल कन्फ्लिक्ट मतलब एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होना। अब एक छोटे से एरिया में अगर कई सारे स्पीसीज हैं, प्रेडेटर्स हैं, तो उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट आपका इंक्रीज हो सकता है, देर इज हाई पॉसिबिलिटी। और बिकॉज देर इज नॉट इनफ स्पेस, तो आपके पास प्रे बेस भी कम होगा, रहने की जगह भी कम होगा, एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगी, डेथ इससे जो सर्वाइव करना मुश्किल होगी। जो 6, 7, 8 जो भी चीता हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव अंडर सच कंडीशंस। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए सर्वाइव कर पाना अगर देखा जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं अगर आप किसी भी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हो वाइल्ड में, या कहीं से लेकर किसी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हो, तो ये चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, चाहे वो इनफ स्पेस की बात हो, जेनेटिक डिफरेंसेस हो, डिजीज का स्प्रेड हो, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉयज के बारे में। दिस इज रिलेटेड विद टॉयज। जैसे अगर आप देखो तो ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी इस बात पर काफ़ी चर्चा की है, एंड इट इज़ लिंक्ड विथ जो आपका टॉयज़ क्योंकि तो टॉयज़ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री। जैसे अब छोटा बच्चा है कोई, और अगर एक एज है तो सभी बच्चे बाहर जाएं कुछ देखें तो ज़रूर से
जो टॉयज़ हैं वो प्रेफर करते हैं। और ये एक प्रकार का टॉय है, दैट इज़ इटिको पक्का टॉय क्राफ्ट। अब देखो एक एक चीज़ ये भी हमें ध्यान में रखना है, जैसे मान लो कभी आप टॉय के शॉप में जाओ तो वहाँ पे जो भी मतलब उस टाइप के टॉयज़ होंगे उनके प्लास्टिक बच्चों को अफेक्ट करेगा, कलर पता नहीं किस तरीके का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जो टॉयज़ होते हैं जैसे इंडियन ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं, वो एक अलग यूनिक टॉयज़ है, उसको काफ़ी जो एक पर्सन है वही मेहनत करके उसको बनाता है। और मशीनरी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। अब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो तो अलग बात है। लेकिन इस प्रकार के टॉयज़ आपके इंडियन मार्केट में ज़रूर से अवेलेबल होना चाहिए, मतलब उनका कमर्शियलाइज़ेशन होना चाहिए। जैसे कि दूसरे जो नॉर्मल टॉयज़ हैं उनका काफ़ी अधिक कमर्शियलाइज़ेशन होता है, तो इंडियन टॉयज़ का भी अच्छा खासा कमर्शियलाइज़ेशन की ज़रूरत है। अब देखो ये जो टॉयज़ हैं, इन्हीं टॉयज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ इटिको पक्का टॉय। टॉयज़ जो है वो कहते हैं। तो ये क्या है, इटिको पक्का क्या है? एक स्मॉल विलेज है वराहा रिवर के पास, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एंड ये इटिको पक्का जो है ये ब्यूटीफुल वुडन आर्ट क्राफ्ट या लैकर कलर से इसको लिंक किया गया है। सो कलर का इस्तेमाल करके इसको बनाया भी जाता है। फिर वुड से ये टॉयज़ आपके बनाए जाते हैं। एंड लैकर कोटिंग एक प्रकार की कोटिंग है, वो इस्तेमाल इसको किया जाता है, इसलिए लैकर टॉयज़ भी इसको ये शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये टॉयज़ में वुड का इस्तेमाल किया जाता है, वुड के माध्यम से ही इसको बनाया जाता है। नेचुरल डाइज़ का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, सीड, लैकर, बार्क, रूट, लीव्स इसका इस्तेमाल करके जो है इसको बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इस टॉय को यूनिक बना देते हैं। इवन अगर देखा जाए सो इसे जीआई टैग भी मिला है। इटिको पक्का जो टॉय है इसको जीआई टैग भी अंडर हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आपका दिया गया। तो जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं उसको दिया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री एज पर द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट के तहत जो है वो आपका प्रोवाइड किया जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो ये चीज़ें जो है आपकी की जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, जब किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप जीआई टैग दे देते हो, इट मीन्स उसका जो मेन फीचर है, कैरेक्टर है, वो इमर्ज कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ इट्स आप कह सकते हैं कि जो जोग्राफिकल लोकेशन है, जैसे अब आंध्र प्रदेश के उस गांव से वो टॉयज़ बनते हैं, तो उसका जो ओरिजिन है, क्योंकि वहाँ पे स्किल लेबर होगा, पर्सनस होंगे, आर्टिसंस होंगे, क्राफ्टमैन्स होंगे जो उस टॉय को बनाएंगे। और जब वो टॉय आपका बनेगा तो उसका यूनिकनेस इज लिंक्ड विद द जोग्राफी ऑफ दैट रीजन। सो इसी ऐसे प्रोडक्ट को ही जीआई टैग आपका दिया जाता है। जीआई टैग बेसिकली देखा जाए तो जोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके तहत आपका जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस टॉपिक इज लिंक्ड एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द सन। सूरज के कंटेक्स्ट में आदित्य L1 मिशन की अगर हम बात करें तो आदित्य L1 मिशन के कंटेक्स्ट में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अलग अलग जो डायमेंशंस हैं, आयाम है, उसको डिस्कस करते हैं। सो इंडिया के फर्स्ट जो मिशन है टू स्टडी द सन टू बिगिन बाय जून जुलाई से ये मिशन आपका शुरू हो रहा है। तो इसमें दो चीज़ें डिस्कस करना है। L1 पॉइंट, जैसे अगर साइंस टेक का टॉपिक है, अगर देखोगे तो मिशन का नाम क्या, आदित्य L1 मिशन। सो आदित्य L1 में L1 क्या है ये जानना जरूरी है, फिर मिशन के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही। तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो मिशन आपका सेंड किया जा रहा है वो सन को स्टडी करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे सूरज का जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे अंदर आपका कोर है, फिर रेडिएटिव जोन है, फिर टैकोक्लाइन है, फिर कन्वेक्टिव जोन है, बाहर जो कोरोना है, ठीक है, ये देखोगे तो ये फोटोस्फियर है, ये ऊपरी हिस्सा क्रोमोस्फियर है। तो ये सब चीज़ें क्या है, दीज आर डिफरेंट जोन्स, ठीक है, जो कोर, रेडिएटिव जोन, टैकोक्लाइन और कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फियर, ठीक है, क्रोमोस्फियर, ये सारे जोन्स हैं डिफरेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज़ आई थिंक आप सभी को पता है कि जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इससे पहले वाला अगर आप सेशन देखना चाह रहे हो तो जो कि पुराने हैं, उसको आपको जो लाइव सेशन है, लाइव कैटेगरी में जाना पड़ेगा। लाइव कैटेगरी में आपको दिख जाएंगे सेशन। एंड बाकी लास्ट 2 डेज़ के सेशन आपको वीडियो कैटेगरी में मिलेंगे। तो वीडियो कैटेगरी के अंदर ही आपको सारे सेशन मिलेंगे। अगर आप सारे सेशन देखना चाहते हो तो जाके प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में यू विल फाइंड ऑल द सेशंस, तो आप लोग उसको गो थ्रू हो सकते हो। अगर पुराने सेशंस वैसे देखने हैं तो लाइव कैटेगरी में जाना। लाइव कैटेगरी जैसे यूट्यूब में देखोगे ना तो ऊपरी साइड लाइव कैटेगरी होता है, लाइव पे क्लिक करोगे तो मिल जाएंगे। अब क्या है कि वीडियो कैटेगरी में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे।
मतलब जैसे अब से जो वीडियोस आप देख रहे हो। अच्छा, सेशन आप शेयर जरूर से करो, लाइक करो, यूआईएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। अब ये यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इस टॉपिक्स पर ही सिर्फ हमें फोकस नहीं करना है, ये देखना है कि कहाँ से प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। अब देखो, जैसे L1 मिशन है तो सबसे पहले हमें सूरज के बारे में जानना चाहिए, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, ये पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे सन है, ये कुछ पॉइंट्स जैसे L1, L2, L5, L3, L4, ये इसे लैंग्वेज पॉइंट्स भी बोलते हैं। लैंग्वेज पॉइंट्स शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सन है, ये अर्थ है, आपने मिशन लॉन्च किया, मान लो ये सैटेलाइट आपने लॉन्च की, या आपने जो भी जो है आपका मिशन है आपने उसको सेंड किया, तो ये पॉइंट L1, L3, L4, L5 क्या है, इन्हें लैंग्वेज पॉइंट्स बोलते हैं। लैंग्वेज पॉइंट्स क्या है, ये ऐसी जगहें हैं, मतलब ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक तरफ सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा तरफ अर्थ का ग्रेविटेशनल, मान लो टू मेजर बॉडीज हैं, तो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन रिपल्शन बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स व्हाट कि जनरली, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्पेस क्राफ्ट आप लॉन्च करते हो तो उसमें अगर उसको इस पॉइंट पे लॉन्च किया गया है तो इसको जो फ्यूल कंजम्पशन है बहुत कम होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का जो फोर्स है, जो कि सन या ग्रेविटेशनल पुल या रिपल्सन सूरज और अर्थ के द्वारा जो आपका विजिबल है, वो यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो ना बहुत ज़्यादा वो जो भी आप लॉन्च करोगे सन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ना अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसको बैलेंस करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, थ्रस्ट की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा एनर्जी या फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो मेजर जो बॉडीज़ हैं, सन अर्थ है, वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन आपका इस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, या एक प्रकार से बैलेंस्ड होता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ही कम आपका होता है। और इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई भी किया है, जैसे लैंग्वेज पॉइंट्स है, इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन है लुइस लैंग्वेज, उनके नाम पे है। तो आप ये देखो, दीज आर द लैंग्वेज पॉइंट्स, L1, L5, L3, L4, ये लैंग्वेज पॉइंट्स है। मान लो आपने आदित्य को L1 को लॉन्च किया, तो इट मीन्स वो यहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे होगा। तो इस पोजीशन पे जब वो आप लॉन्च करोगे L1, इसीलिए इसे नाम क्या रखा गया मिशन का, आदित्य L1, जून जुलाई से जो शुरू हो रहा है। तो L1 बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप रखा जाए। तो यहाँ से क्या है कि इट विल ऑब्जर्व सन, सूरज को ऑब्जर्व भी करेगा, फ्यूल कंजम्पशन भी इसका कम होगा, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स इस प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं कि वो एक प्रकार से फोर्स दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो फ्यूल कंजम्पशन आपका कम जो है वो होगा। सो आदित्य L1 वाज रीनेम्ड एट आदित्य 1 को आदित्य L1 बोला गया। एंड ये सोलर आदित्य 1 जो है, सिर्फ सोलर कोरोना को ही ऑब्जर्व करने की बात की गई थी, बट अब ये जो नया है वो बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे अभी हमने सन के स्ट्रक्चर को देखा है, तो उसको वो ऑब्जर्व करेगा, सन और अर्थ के बीच का जो स्पेस है उसको ये स्टडी करेगा। इसमें पेलोड्स हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें साथ में कैरी करेगा ये मिशन, कई प्रकार के, जैसे है ना, तो जिसकी बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, जैसे फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, ये सब सन का जो हिस्सा, इनको स्टडी किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस भी किया, सूरज है ये, मान लो ये सन है, तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ये स्टडी करेगा, इट विल स्टडी। तो यहाँ पे जैसे दिस इज़ द स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, ये सारी चीज़ें, कोरोना है, सोलर कोरोना है, इन सब चीज़ों को स्टडी आदित्य L1 के द्वारा आपका किया जाएगा। तो हर चीज़ को स्टडी करने के लिए अलग से पेलोड्स हैं, कुछ इमेजेस लेंगे, कुछ स्टडी करेंगे, इस तरीके से आपका किया जाएगा। एंड इसको लॉन्च L1 पॉइंट के अंदर किया जाएगा, इसलिए आदित्य L1 नाम रखा गया है। कई प्रकार के पेलोड्स हैं, जैसे सोलर वर्ल्ड, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, ये अलग अलग पेलोड्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए आपका बनाया गया है। एंड क्या इम्पैक्ट ऐसे जैसे सोलर कोरोना है, अब सोलर फ्लेयर्स जो चार्ज पार्टिकल सूरज के द्वारा रिलीज होते हैं, या फिर सूरज का क्या रोल हो सकता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, इस प्रकार की स्टडी भी की जाएगी। बट जो डेटा आएगा वहाँ से, उस डेटा के बेसिस में इस प्रकार की जो स्टडी है वो की जाएगी। और ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जो ग्राउंड सपोर्ट और सारी चीज़ें जो अवेलेबल होंगी, एरिस फैसिलिटी है, जैसे आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि नैनीताल के अंदर लोकेटेड है, तो उसके माध्यम से पूरे मिशन को मॉनिटर किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ऑल द मिशन, जो जितना भी मिशन है उसको मॉनिटर किया जाएगा, और उसका कोऑर्डिनेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। एक तरफ उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा, और दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द फुकुशिमा सुनामी। जैसे फुकुशिमा या जापान को 2011 के अंदर जो सुनामी है वो फेस करनी पड़ी थी,
एंड उसके बाद कई सारे इश्यूज फेस करने पड़े, जैसे अब ये पानी है बहुत तेजी से जो फुकुशिमा एरिया है, फुकुशिमा की अगर हम बात करें तो फुकुशिमा क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जापान के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा पानी फुकुशिमा के अंदर गया, सुनामी आई, बहुत डैमेज हुआ तो सारा का सारा जो पानी है उसमें बहुत सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है। तो अगर ये पानी दोबारा से आपका समुद्र में चला जाए, जैसे फुकुशिमा के अराउंड बहुत लार्ज एरिया में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्प्रेड हो गए थे, तो अगर ये पानी जो है एकदम से जो वेस्ट वाटर है जो कि कहीं इन्होंने होल्ड कर रखा, अगर उसको फ्लश कर देते तो जो आसपास का पानी है वो पानी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैरी करता है और वो आसपास के रीजन में और तेज़ी से फैल जाता है, जो कि इस पूरे रीजन को वैसे ही इनहेबिटेबल है, वहाँ कोई रह नहीं सकता है। और फ्यूचर में भी अगर देखा जाए तो ये जो आप कह सकते हैं कि वी कैन से कि फ्यूचर के अंदर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इस एरिया के अराउंड लोग रह सके। सो जापान क्या है, लगभग 1.25 मिलियन टन जो वेस्ट वाटर है फुकुशिमा का, इसको पैसिफिक ओशन में रिलीज करेगा। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि अगर इसमें इतना सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है तो क्यों इसको रिलीज करना। तो इसमें भी कहा गया कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी हाफ लाइफ होती है, मतलब एक ऐसा समय जहाँ पे आप कह सकते हो कि उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी की एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है बाय हाफ। तो क्योंकि लगभग 11-12 साल के अंदर वो रिड्यूस हो गई जो इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एज़ पर द अथॉरिटीज़। तो इसलिए पानी को रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने शायद जो फुकुशिमा है उसको दोबारा से एक्टिवेट करना है। न्यूक्लियर एनर्जी पे काम जापान जो है वो ऑलरेडी उसने स्टार्ट कर दिया है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक स्टेप लिया जा रहा है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। सो व्हाट आर जापान्स अदर ऑप्शंस? एक तो ये है कि क्या जापान इस पानी को बहुत समय तक स्टोर कर सकता है क्या? तो कर तो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, ट्राइटियम्स प्रेजेंट है। अब इसकी जो हाफ लाइफ है, लाइक हाफ लाइफ मतलब आप मानो कि जो उसकी रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी है दैट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो जो ये हाफ लाइफ वो 12 से 13 साल है, 12 टू 13 ईयर्स है, तो जो कि ऑलरेडी हो चुका है, लाइक 12 ईयर्स ऑलरेडी आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, लेट्स रिलीज दैट वाटर, और फिर हो सकता है कि जो फुकुशिमा है उसमें ये लोग एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब जो पानी इवन रिलीज भी होगा वो इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं होगा, इट विल नॉट बी दैट मच रेडियो एक्टिव, इतना अधिक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान इन्होंने अपोज भी किया, क्योंकि जब ये पानी रिलीज होगा पैसिफिक ओशन में तो पानी तो पूरे समुद्र में स्प्रेड होगा, वहाँ की मैराइन लाइफ अफेक्ट होगी, उसमें जो जीव हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप उनके शरीर के अंदर जाएगा, और अगर कोई उसको कंज्यूम करता है, मान लो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिस इज रिलेटेड विद एन इंट्रानसल वैक्सीन। इसके ऊपर बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है, व्हेन यू टॉक अबाउट द इंट्रानसल वैक्सीन, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है दे लाइक एडवांस ऑर्डर्स टू गेट इंटरनेशनल शॉट्स, इनको जो एडवांस ऑर्डर प्रोवाइड करना अब कोरोना से फाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप हो सकता है जब आप इंटरनेशनल वैक्सीन की बात करते हो। देखो, अगर ये वैक्सीन का एक मेजर फीचर देखो, ये क्या है कि जनरली जब वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, वैक्सीन के अंदर होता है जैसे मान लो एंटीजन है। एंटीजन क्या है कि कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या वायरस है, ये बैक्टीरिया वायरस जब आपके शरीर के अंदर रीच करेगा तो आपका शरीर एंटीबॉडी डेवलप करता है। इसी सेम प्रॉपर्टी को क्या होता है, वैक्सीन के माध्यम से आपके शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके खिलाफ आपका शरीर एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है। अब उसको इंट्रोड्यूस करने के तरीके हैं, जैसे आपके इंजेक्शन लगा दिया गया तो एक तरीका वो हो गया, दूसरा ये तरीका अपनाया गया है कि ये डायरेक्टली आपके नोज़ के अंदर स्प्रेड किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, नोज़ के अंदर और फर्दर कुछ बॉडीज़ होती हैं, जैसे मान लो लंग्स है, लंग्स की ऊपरी सतह पे, या कुछ ऐसे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर लेयर होती है, लेयर जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। तो ये जब शरीर के अंदर जाएगी तो एक्टिवेट कर देती है, दैट इज़ म्यूकोशनल इम्यूनिटी को। म्यूकोशनल इम्यूनिटी इज़ एक्टिवेटेड, म्यूकोशनल जो इम्यूनिटी है ये एक्टिवेट हो जाती है।
तो ये बहुत हेल्प करती है फर्दर कोई भी अगर जिसमें कोरोना वायरस ही एंटर करता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए। प्लस इवन ब्लड के अंदर भी जाके एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो एंटीबॉडीज़ भी बन रही है, साथ में म्यूकोशनल एक्टिविट जो इम्यूनिटी है वो भी एक्टिवेट होती है, तो इसलिए इसे अफेक्टिव माना गया। इसके इतने अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। अभी देखो जैसे फाइज़र ने क्या किया था, जल्दीबाजी में पैसे के कमाने के चक्कर में उसने वैक्सीन खूब सारी बना दी। अभी रिपोर्ट आई, जब अब ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा, बट वो रिपोर्ट आई कि उसको बहुत उसने सेल किया, बहुत पैसा कमाया, बट उतनी ज़्यादा इफेक्टिव वो वैक्सीन थी नहीं। और अभी ये भी रिपोर्ट अगर आप देखो, ये भी हाईलाइट करें कि बहुत सारे लोग पोस्ट कोरोना डिजीज़ से ग्रसित भी हैं, उसको अफेक्ट भी हो रहे हैं। क्यों अफेक्ट हो रहे हैं? बिकॉज आपने वैक्सीन ले ली और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमने उतना स्टडी नहीं किया है। तो बाहर से कोई वैक्सीन आई तो आजकल हार्ट डिजीज़, ब्रेन स्ट्रोक, इस टाइप की प्रॉब्लम जो फेस कर रही है, तो उसमें ये भी कहा गया कि वैक्सीन का एक रोल हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। कोरोना के पोस्ट कोरोना सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिन्हें कोरोना हुआ है, आप कह सकते थे दे आर ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टेड, कि एक बार कोरोना हुआ फिर कई प्रकार के उनके बॉडी ऑर्गन्स हैं दे दैट हैव बीन अफेक्टेड। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो इंट्रानसल वैक्सीन वो स्प्रे के रूप में नोज़ में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड इसमें म्यूकोशनल आईजीए टी सेल्स रेस्पॉन्स इसको ये एक्टिवेट करता है। टी सेल्स इम्यून सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कह सकते हैं टी सेल्स इम्यून सिस्टम में या हमारी जो क्षमता है, रोग रोधक जो क्षमता है, उसको उसको बढ़ाने में टी सेल्स का एक बड़ा रोल रहता है। तो इस प्रकार से जैसे नोज़ में इंट्रोड्यूस किया और ये इस किया, और यहाँ अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, म्यूकोशनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी इम्यूनिटी आपकी अपने आप एक्टिवेट होती है। तो इसे नीडल फ्री है, ईजी ले जा सकते हो। वैसे वैक्सीन को आपको पहुँचाने में बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ पे गए शॉप में खुद खरीद लो, खुद जो प्रिस्क्राइब डोज है वो आपने लगा लिया। अब इसमें नहीं कि आपने लिया और फूस-फूस करते रहे और जम के लगा डाला, ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि जो फॉग की तरह है, फॉग की तरह आपने सब जगह डीयू की तरह सारा लगा लिया, ऐसा नहीं है। बस एक डोज़ डिफाइंड है, उतना यूज़ किया जा सकता है। अब दूसरा इसमें देखो, ये जो वैक्सीन है, ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन में भी किस प्रकार से, जैसे कोई भी वैक्सीन, क्योंकि ये भी वैक्सीन, तो इसमें भी कोरोना वायरस के कंपोनेंट प्रेज़ेंट है। कोरोना वायरस के कंपोनेंट को प्रेजेंट किया गया है और इसमें एक वेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। और उसको जैसे कोरोना वायरस का जो कंपोनेंट प्रेजेंट हुआ एक एंटीजन का काम करेगा और वेक्टर उसको कैरी करेगा, और फर्दर जो शरीर के अंदर वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके खिलाफ हमारी शरीर एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ का जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो 7 AM को ऑलरेडी लाइव है, तो इसी में वीडियो कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाएगा। आप लोग जरूर से उसको देखो। अगर इवन आप यूपीएससी के एग्जाम, सीएपीएफ और किसी एग्जाम की तैयारी करो, उसको जरूर से गो थ्रू हो। शॉर्ट में नोट्स अपने प्रीलिम्स वाले रजिस्टर में बना लो। अगेन आई एम स्टेटिंग, बाद में फिर कहोगे सर प्रीलिम्स वाला कर लें, ये कर लें, कहाँ से करें, ये सब आप करोगे। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स पे सिर्फ फोकस नहीं करना। 6-7 मिनट का वीडियो है। अब उसमें क्या है कि आपको बस देखना है, छोटे में पॉइंट्स नोट डाउन कर ले। दिन में 5-6 टॉपिक्स अगर कर लोगे तो आप खुद सोचो कि 6 इंटू 30 इंटू 4 इंटू 12 इतने टॉपिक्स आपके साल भर के हो जाएंगे। इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें सोर्सेस इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, जितने सोर्सेज आप इमेजिन कर सकते हो सारे कवर्ड है। तो ये आप लोग जो गो थ्रू वीडियो कैटेगरी में आपको वीडियो प्रीलिम्स बूस्टर का मिल जाएगा। पुराने वीडियोस भी साथ में ही आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी है अलग से, तो उसको आप देख लो। बट कोशिश करो कि रेगुलर बेसिस में सेशंस को अटेंड करो। मेंस का क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू स्पीसीज इन वाइल्ड। 150 शब्द में इसको लिखना है, ठीक है? कि अगर किसी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या क्या किस प्रकार के चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। अपना आंसर आप सौरभ पांडे अनअकैडमी चैनल पे पोस्ट कर सकते हो। अभी जो बेस्ट आंसर मैं कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगा। अनअकैडमी से आप लोग जरूर से जुड़ो, अभी ये ऑफर भी चल रहा है, 20% ऑफ है। और इसमें 18 मंथ्स 12 मंथ्स का ये जो ऑफर है, ये जो अमाउंट देख रहे हो, इसमें देखो मेरा कोर्स जैसे साइंस का आने वाला वो तो आप एक्सेस कर ही पाओगे। आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्सेज, साइंस टेक है, आईआर है, एग्रीकल्चर है, ये सब आपके कोर्सेज आएंगे। तो इन कोर्सेज को आप जरूर से करें। साथ में सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि जब आप जुड़ते हैं सिर्फ मेरा ही कोर्स करेंगे। जैसे आरंभ बैच आ रहा है, 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आरंभ बैच आपको जरूर से करना चाहिए। तो आरंभ बैच में आप जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, सबकी लाइव क्लास कर पाओगे और जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो अभी ये बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी से सीएससी सेलेक्ट करो, SPLIV कोड डालो, ऑप्शनल भी आप कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शनल भी। अब इसमें ऐसा नहीं कि आप सेपरेटली अलग अलग कोर्सेज से जुड़ रहे, एक बार साल भर के लिए जुड़े, जितनी चीज़ें आएंगी
अनअकैडमी के अंदर सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। तो unacademy.com में जो यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, SPLIVE कोड डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखना है तो लाइव कैटेगरी में जाना, बाकी आप सारे वीडियोस वीडियो कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। यही आपका 8:30 9 बजे के बीच में आपका ये सेशन लाइव हो जाएगा, तो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।